हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो है आपका पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और ये इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, जिस से क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके जो पूरे अगर हम बात करें इतिहास की तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वर्धन वंश क्या है, उसके वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं। इसका कारण ये है कि जो पुष्यभूति थे उन्होंने क्या किया था, वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश की संस्थापक के रूप में कौन था, पुष्यभूति थे। इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब चीजें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में बात करें तो हमें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि वर्धन वंश भी था, उससे हमें इतनी सारी जो नॉलेज मिलती है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली। तो ये चीजें हमें कुछ न कुछ स्रोतों के मुताबिक से पता चली है। स्रोत से ही पता चलता है कि इतिहास क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, वो बात अलग है। स्रोत भी आपके दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के आपके साहित्य वाला होता है और आपके दूसरे आपके पुरातात्विक खोजों के द्वारा चीजों के बारे में पता चलता है। इससे आपकी भी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि स्रोत पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्रोतों के बारे में। तो आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा बाल भट्ट का। तो बाल भट्ट का नाम सुना होगा। बाल भट्ट कौन थे? बाल भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले एक कवि थे, जिनसे आपको एक तो ये क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा जाता है बाल भट्ट कौन से दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाल भट्ट हर्षवर्धन के शासन काल में उसके दरबार में दरबारी कवि थे ये। और इन्होंने क्या कहा था, जब जाहिर सी बात है बाल भट्ट किसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के वश में रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि बाल भट्ट जो लिखेंगे, जो इतिहास में लिखेंगे, जो किताबें लिखेंगे, उससे जानकारी हमें किसकी प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है वर्धन वंश की जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो वर्धन वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, बाल भट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र कादंबरी से ये हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जानकारी मिलती है, वो बाल भट्ट की हर्षचरित्र और कादंबरी से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ से भी पता चलता है वर्धन वंश में कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, तो यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो याद रखेंगे ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज पूछी जाती है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है जहां से जानकारी प्राप्त होती है हमें वर्धन वंश की। ठीक है, तो इससे में क्या जानकारी प्राप्त होती है वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो है यहाँ से भी वर्धन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, कल्हड़ की बात करें तो कल्हड़ की आपकी राज तरंगड़ी जो पुस्तक है वहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, वहां से भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है आपका एक और है हुएनसांग। हुएनसांग का नाम सुना होगा, जिसकी पुस्तक कौन सी है, सीयू की। कौन सी पुस्तक है, सीयू की। तो सीयू की में ये आपके पॉइंट लगे हो। ठीक है, तो हुएनसांग की पुस्तक है सीयू की। तो सीयू की से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हुएनसांग जो चीनी यात्री था ये किसके समय में आया था भारत, तो किसके समय में हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आया था। और जब ये भारत आया तो इसने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ की सामाजिक चीजें देखी और जो वंश है, जो उसकी राज व्यवस्था है, प्रशासन है, ये सारी चीजें उसने देखी। अब जाहिर सी बात है बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ का देखते हैं माहौल, तो वो क्या करेंगे, जिस समय आए हैं उसी समय के बारे में जानकारी देंगे। अगर वो पुस्तक लिखेंगे अगर इस बारे में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया था, हुएनसांग ने सीयू की पुस्तक से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन से वंश की, तो याद रखेंगे वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बात आपकी क्लियर हो गई, कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है, हर्षचरित्र कादंबरी से, ऐहोल अभिलेख से, राज तरंगड़ी से, सीयू की से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया कि गुप्त वंश हमने इससे पहले पढ़ा था भाई। तो गुप्त वंश में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, गुप्त वंश में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि गुप्त वंश के जितने शासक थे, उनसे प्रशासन था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन अभी हमें उसके बारे में जरा सा भी नहीं पढ़ना है। अभी हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। तो गुप्त वंश के बारे में आपको देख लिया। गुप्त
वंश को होने के बाद आपने एक चीज पढ़ी थी कि गुप्त वंश का जो शासन था वो काफी बड़ा था, यानी लगभग आपके भारत में ये फैला हुआ विस्तार किसका था? गुप्त वंश का था। लेकिन क्योंकि गुप्त वंश के शासक क्या थे? बहुत ही ज्यादा कुशल कह सकते हैं, है ना, शक्तिशाली थे, उनकी शक्तियां विस्तार थी, तो याद रखेंगे उनका भारत में, पूरे भारत में अगर देखें तो उनका शासन लगभग था। ठीक है, तो गुप्त वंश का जब पतन हो जाता है, जाहिर सी बात है कोई चीज उठती है तो फिर बाद में वो नीचे भी होती है। तो गुप्त वंश का जब पतन हो जाता है तो क्या होता है? भारत जो होता है, तो भारत जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो भारत क्या होता है? छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है? बंट जाता है, छोटे छोटे राज्यों में टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये इस तरीके से आपके बंट गए हैं, इस तरह से आपका राज्य क्या हो जाएगा? कई छोटे छोटे राज्यों का उत्थान होता है, नए राज्य उभर कर आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिसमें से एक वंश कौन सा होता है? जिसमें से एक वंश होता है जो हरियाणा वाला आपका इलाका है इस समय, वो क्या होता है? थानेश्वर। वो वहां पे क्या होता है? एक वंश की स्थापना होती है जिसे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो यार आगे कहानी देखते हैं। उत्थान हुआ, जिसमें से एक वंश कौन सा उभर कर आता है? पुष्यभूति वंश का उदय होता है। अगर देखें हम समय तो 6वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ या इसका उत्थान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जिसके संस्थापक कौन थे? भाई जो आपका थानेश्वर यानी कि वर्धन वंश है, जो आपका पुष्यभूति वंश है, इसकी स्थापना किसने की? ये भी पूछा जाता है, तो ये चीजें भी आपको रट लेनी है। ठीक है, देखो रटनी कुछ नहीं है, बस आपको समझनी है। जब एक बार समझ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब आप देखेंगे जिसके संस्थापक कौन होते हैं? पुष्यभूति। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन होंगे? पुष्यभूति। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या चीज आपको समझना है, एक बार ध्यान देना है। आपका जो भारत वाला लगभग था, जब गुप्त वंश का शासन था तो क्या था? भारत पे लगभग सारे भारत पर गुप्त वंश फैला हुआ था, गुप्त वंश का शासन था। लेकिन जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है, पतन की ओर अग्रसित हो जाता है, तो भारत जो होता है, जो एक ही शासन हुआ था, वो भारत जो होता है छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। ये भारत था, अब इसमें क्या होगा? छोटे छोटे, क्योंकि पतन हो गया, ये छोटे छोटे राज्यों में बन गया। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो कुछ उनमें से एक राज्य क्या होता है? अपनी जगह एक स्थायित्व बना लेता है। जाहिर सी बात है, जिसमें शासक बहुत ही मजबूत होते हैं, शक्ति वाले होते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं? अपना कुछ नया करते हैं, और जब कुछ नया करते हैं, नया करके जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो वही इतिहास में छपते हैं। या तो दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान अच्छे के लिए आता है या फिर बुरे के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे उनमें से क्या होता है? राज्यों में टूटता है, जिनमें से एक राज्य उभर कर आता है, वो कौन सा होता है? तो आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, अब हमने इसके पॉइंट टू पॉइंट की बात करें, इसके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, क्योंकि पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की, इसीलिए पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश भी कहते हैं। आगे चलेंगे हम, देखिए राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी? याद रखेंगे पुष्यभूति, इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। राजधानी वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, जो बाद में आपकी बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? अगर पूछा जाए तो थानेश्वर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम, प्रमुख प्रभावी शासक। अगर हम बात करें कि वर्धन वंश में सबसे प्रमुख या प्रभावी शासक कौन था जो शक्तिशाली रहा? भाई संस्थापक का नाम हो चुका, हमने संस्थापक पढ़ लिया। अब हमें क्या जानना है कि सबसे प्रभावी शासक कौन रहा, क्योंकि कोई अच्छा शासक भी तो आया होगा, जो मजबूत शासक आया होगा, वहीं से क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है। तो देखेंगे हम सबसे प्रमुख शासक या प्रभावी शासक, पहले की बात करें तो प्रभावी शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। ये क्या थे? ये एक प्रभावी शासक थे, यानी शक्तिशाली शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्थापना जरूर की थी। किसने स्थापना की थी? पुष्यभूति ने स्थापना की थी, लेकिन इसको सही रूप से स्थायित्व दिलवाने वाला, सही रूप से, वास्तविक रूप से अगर हम स्थायित्व किसने दिलवाया, तो सही रूप से अगर हम बात करें तो दिलवाने वाला, जो अहमियत दिलवाने वाला है, वो कौन है? प्रभाकर वर्धन जी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे किस लिए जाना जाता है, तो हर्षवर्धन के लिए जाना जाता है, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। अभी प्रमुख पहले की बात हो रही है। प्रमुख प्रथम प्रभावी शासक कौन है? तो प्रथम कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम, इनकी बात करें तो प्रभाकर वर्धन की क्या होते हैं? दो पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। ध्यान रखेंगे, दो पुत्र हैं, एक पुत्री। ठीक है, तो इनके एक पुत्र का नाम क्या होता है? बड़े बेटे के अगर नाम की बात करें तो राज्यवर्धन होगा, छोटे बेटे की नाम की बात करें तो हर्षवर्धन हो जाएगा। अगर हम इनकी पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? राज्यश्री इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो थे, इस जो वंश था आपका वर्धन
वंश उसके जन्मदाता, स्वतंत्रता के जन्मदाता माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या थे? पृथक प्रभावी शासक थे। आगे चलेंगे, पृथक प्रभावी शासक थे। इनकी दो उपाधियां थी, तो याद रखेंगे इनकी दो प्रमुख उपाधियां थी। जहां से क्वेश्चन बनता है पॉइंट वहीं से उठते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे परम भट्टारक पूछा जाता है। परम भट्टारक सबसे पहले वर्धन वंश में किसने उपाधि दी? तो किसने ली है परम भट्टारक? कौन से वंश में? वर्धन वंश में। तो सबसे पहले परम भट्टारक उपाधि कौन लेगा? तो याद रखेंगे प्रभाकर वर्धन ये उपाधि लेंगे। अगला चलेंगे, हम देखेंगे महाराज अधिराज की उपाधि लेने वाला वर्धन वंश में कौन था? तो किसने ली थी? आप देख लेंगे प्रभाकर वर्धन ने ये दो उपाधियां इसने ली थी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं? इनका जो विवाह होता है वो यशोमती से होता है, जिससे आपके क्या होते हैं? दो पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन राज्यश्री, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आगे कुछ समझ लेंगे, चीजों को समझते चलेंगे, मैप से चीजों को समझेंगे तो ध्यान रहेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ चीजें हैं तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, पहले हम इस मैप को देखते हैं और मैप को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी मैं ये लाइंस पढ़ूं तो शायद आप समझ इतनी जल्दी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। राज्यश्री जो होती है, इन जो इसकी पुत्री होती है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री कौन है? राज्यश्री है। और राज्यश्री के दो भाई कौन है? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन है। तो राज्यश्री जो इनकी पुत्री होती है, उनका विवाह किससे करा दिया जाता है? ग्रहवर्मन से करा दिया जाता है। ग्रहवर्मन कौन होते हैं? कन्नौज जो मोखली वंश के क्या होते हैं? शासक होते हैं, ठीक है। चलिए मैप से समझ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपका जो भारत में ये दिख रहा है, ये वाला जो एरिया था, ये मालवा के नाम से जाना जाता था। और मालवा का उस समय शासक कौन था? अगर शासक या राजा की बात करें तो कौन हो जाएगा? देवगुप्त था, ठीक है। आगे हम चलेंगे, देखेंगे ये हरियाणा वाला जो इलाका है ये किस नाम से जाना जाता था? थानेश्वर के नाम से। और इसी पे कौन सा हुआ था? वर्धन वंश की स्थापना हुई थी या पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। तो ये वाला कौन सा था? वर्धन वंश का था शासक। यहाँ पे कौन सा था? मालवा था। और यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा है? कन्नौज का है। और ये वाला एरिया कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बंगाल वाला जो एरिया है वो ये है। और इसके शासक कौन है? तो शशांक है। पहले समझ लेंगे, हरियाणा का है, यहाँ पे कौन था? पुष्यभूति। मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। और यहाँ पे कौन है? तो ग्रहवर्मन है, कन्नौज के शासक। अगर यहाँ पे बंगाल की बात करें तो यहाँ पे गौड़ वंश का है। और यहाँ पे स्थापना, यहाँ का जो शासक है वो कौन है? शशांक है। इतनी चीजें आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि हरियाणा यानी कि थानेश्वर की जो प्रभाकर वर्धन है उसकी पुत्री कौन थी? राज्यश्री थी। कौन थी? राज्यश्री थी। अब राज्यश्री का विवाह किससे करा दिया जाता है? राज्यश्री का विवाह यहाँ कन्नौज के जो शासक हैं ग्रहवर्मन से करा दिया जाता है। प्रभाकर वर्धन की एक बेटी है जिसने बेटी से विवाह किससे करवा रहे हैं? तो ग्रहवर्मन से करवा रहे हैं, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से करा रहे हैं, ठीक। अगले देखेंगे हम। अब क्या होता है, जो इसका अब इनकी इसकी जो होती है, इसकी बेटी की शादी इनसे करवा दी जाती है ग्रहवर्मन से। लेकिन मालवा का शासक कौन होता है? देवगुप्त। और इसका शासक कौन है? तो ग्रहवर्मन है कन्नौज का। कन्नौज की और मालवा की, क्योंकि ये लोग आपस में पड़ोसी हैं तो इन लोग की आपस में नहीं बनती थी, इन लोग की आपस में क्या थी? दुश्मनी थी। तो मालवा जो होता है वो अपना राज्य विस्तार करने के लिए, जाहिर सी बात है पहले के समय क्या होते थे? राजा लोग जो होते थे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और वो किस रूप से बढ़ाते थे? एक दूसरे पर आक्रमण करके और राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो जाहिर सी बात है मालवा का शासक भी अपना शासन बढ़ाना चाहता था और इधर आपस में इन लोग की नहीं बनती थी। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या किया? इधर ग्रहवर्मन जो कन्नौज का शासक है इस पर हमला कर दिया और क्या कर दिया? ग्रहवर्मन को मार दिया। इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद, क्योंकि ग्रहवर्मन की पत्नी कौन थी? राज्यश्री थी। तो ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं और राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। राज्यश्री को जब यहाँ पे हरियाणा का जो होता है एरिया, यहाँ पे कौन सा है? पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश में कौन है? राज्यवर्धन है, यानी कि राजवर्धन, ठीक है, याद रखेंगे राजवर्धन है। राजवर्धन की बहन जो होती है राज्यश्री होती है। और जाहिर सी बात है राज्यश्री की विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन कौन होते हैं राज्यवर्धन के? तो वो उसके बहनोई होते हैं। अब बहनोई की मृत्यु, बहनोई को मार देता है कौन? देवगुप्त। जाहिर सी बात है राजवर्धन बदला लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी बहन को बंदी बना लेते हैं और उनके बहनोई की हत्या कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका ये नाम, मैं नाम लिख दे रही हूँ, तो ये राजवर्धन, राजवर्धन, ठीक है, राजवर्धन
राजवर्धन। राजवर्धन क्या करेंगे, इसको हत्या कर देंगे, देवगुप्त की क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। अब देवगुप्त की, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, क्योंकि क्या कर रहा था, देवगुप्त ने इसके गृहवर्मन की हत्या कर दी थी, तो इसने अपना बदला लिया, बहनोई की मौत का बदला लिया देवगुप्त से और देवगुप्त को मार दिया। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे बंगाल का शासक कौन है, गौड़ वंश का शासक कौन है, शशांक। शशांक जो होता है वो किसका होता है, शशांक जो होता है मालवा की शासक यानी देवगुप्त का दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। तो शशांक जो होता है देवगुप्त का दोस्त होता है, लेकिन देवगुप्त की हत्या कौन कर रहा है, राजवर्धन। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, तो जाहिर सी बात है शशांक जो होता है वो इसका दोस्त होता है। अब शशांक क्या करेगा, इसका बदला लेगा, किसकी बदला, देवगुप्त की हत्या का बदला लेगा। अब इसकी हत्या का बदला लेगा तो शशांक क्या करेगा, राजवर्धन को मौत के घाट उतार देगा, इसकी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। और क्या करते हैं, और जो इनकी बहन को जो छुड़ाने का काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है देवगुप्त ने इसे मार दिया था और इसकी बहन को बंदी बना लिया था। राजवर्धन ने इसको मार दिया और बहन जो होती है वो भाग जाती है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे एरिया में वो जो होती है वो चली जाती है और भाई जो होते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में शशांक जो है राजवर्धन को मार देते हैं। अब राजवर्धन मर जाते हैं तो जाहिर सी बात है अब बनेगा कौन, प्रभाकर वर्धन का बेटा, बड़ा बेटा राजवर्धन था, राजवर्धन मर चुका है, अब कौन बनेगा, तो अब छोटा बेटा बचा है जिसका नाम आपने सुना होगा, हर्षवर्धन। अब क्या करेंगे, बहुत ही कम उम्र में कौन शासक बनेगा, तो याद रखेंगे कम उम्र में शासक बन जाएंगे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। अब बस क्या करना है आपको, चीजें समझ आ जाएंगी। राज्यश्री जो उनकी पुत्री थी, उनका विवाह किससे करा दिया, गृहवर्मन से, जो कन्नौज का शासक था। कन्नौज के शासक से गृहवर्मन से विवाह करा दिया। गृहवर्मन की हत्या किसने कर दी, मालवा की शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए क्या करेगा, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देगा, जो गौड़ नरेश शशांक जो होता है वो बदला ले लेता है, अपने दोस्त का इसकी हत्या कर देता है और मित्र का बदला लेता है। और उसके बाद क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि भाई मर चुके होते हैं, ऐसे सिचुएशन में राजा कौन बन जाता है, शासक कौन बनेगा, तो जाहिर सी बात है शासक बनने वाला कौन हो जाएगा, तो हर्षवर्धन इसके शासक बनेंगे। हर्षवर्धन कम उम्र में शासक बनेंगे, लेकिन अब जो आगे इनकी, क्योंकि इसके सामने कई परिस्थितियां थी, एक तो क्या था, इनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरे इनके सामने कंडीशन क्या थी, एक तो ये कम उम्र में शासक बने थे, दूसरी इनके सामने ये भी थी कि अपने जो राज्य है, अपने राज्य को बचाना भी था औरों से, और क्या था, साथ ही साथ अपनी बहन को छुड़ाना भी था। तो ऐसी कंडीशन में इनका राज्याभिषेक होता है और ये क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, ठीक है। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।